हाय हेलो एवरीवन। सो यूग्रो कैपिटल पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कौन कौन एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। रिजल्ट इनके फोर्थ क्वार्टर के आगे हमने ऑलरेडी कवर किया है। काफी अच्छे नंबर्स थे इनके फोर्थ क्वार्टर में। लोन बुक की ग्रोथ 48-49% थी। कंपनी का एसेट क्वालिटी स्टेबल था। नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 3x ग्रोथ आई थी इस कंपनी की। तो नंबर्स काफी अच्छे डिलीवर किए थे। अब ऑब्वियसली इनके कौन कॉल से हमें आइडिया लगेगा कि FY25 के लिए कंपनी का क्या गाइडेंस है, क्या टारगेट है, एंड नियर टर्म में हम इस बिजनेस से, इस स्टॉक से क्या ओवरऑल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो कंपनी का कॉन कॉल अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनेजमेंट उसी पे फोकस कर रहा है कि कैसे कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया, लास्ट 4-5 साल की जर्नी कैसे रही। सो 2018 में इन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। जो कंपनी के करंट MD एंड CEO हैं मिस्टर सचिंद्र नाथ, इन्होंने 4 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स के साथ में मिलकर अराउंड 900-950 करोड़ के आसपास का टोटल कैपिटल इन्फ्यूज किया। इनिशियल ईयर्स बहुत चैलेंजिंग रहे थे इस बिजनेस के लिए, बिकॉज 2019 में ही IL&FS क्राइसिस हुआ, DHFL क्राइसिस हुआ, फिर यस बैंक का क्राइसिस हुआ। तो पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत चैलेंजिंग टाइम था 2019। इसके बाद कंपनी ने लगभग 800-850 करोड़ का टोटल लोन डिप्लॉय किया मार्केट के अंदर। बट अगेन एक और बहुत बड़ा हेडविंड आया इनके लिए। 2020 में कोविड का टाइम था, तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम था उस कंपनी के लिए। तो इन्होंने उस टाइम पे क्या किया कि पूरा अपना टेक इंफ्रा बिल्ड किया, डिजिटल इंफ्रा बिल्ड किया, डेटा के लिए जो यूग्रो जाना जाता है, वो सारी चीजें इन्होंने उस टाइम पे बिल्ड करी। और जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शन वगैरह हटे तो वहां पे कंपनी ने फिजिकल ब्रांचेस भी ओपन करने स्टार्ट करे। लगभग 100 के आसपास इन्होंने ब्रांचेस ओपन किए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन्होंने काफी ज्यादा इंक्रीज किया। पहले 120 एम्प्लॉयज थे, कोविड के बाद इन्होंने 1500 फ्रेश एम्प्लॉयज हायर करे। तो ये ओवरऑल इनका ग्रोथ जनरली रहा। इसके साथ में इन्होंने स्ट्रॉन्ग लैंडर्स जो हैं उनके साथ में काफी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया, बिकॉज NBFC का मॉडल है एंड नई कंपनी है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप आपका डेवलप हो, सो दैट आपको आगे चल के लिक्विडिटी का कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि डिपॉजिटर तो कोई आएगा नहीं आपके पास, आपकी डिपेंडेंसी जो है वो बैंक्स के ऊपर ही है। तो ये सारा जो चीज है इन्होंने इनिशियल 1-2-3 साल के अंदर पूरा बेसिक फंडामेंटल इन्होंने अपने बिजनेस का बिल्ड किया। अब अगर हम उसका रिजल्ट देखते हैं तो इनका अगर आप लोन बुक देखोगे तो FY22 में इस कंपनी का लोन बुक अराउंड 3000 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़ करके FY23 में 6000 करोड़ हुआ। और इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो टोटल लोन बुक क्लोज किया है इन्होंने वो 9000 करोड़ के आसपास हुआ है। मतलब 2 साल के अंदर 3x ग्रोथ आई है इनके लोन बुक के अंदर। ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत अच्छा मिला है कंपनी को। अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो FY22 में 15 करोड़ का पैट था, जो कि बढ़ करके अगले साल 40 करोड़ पे हुआ। और इस साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 120 करोड़ का आया। मतलब 3x ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट करी है अपने नेट प्रॉफिट के अंदर। तो काफी अच्छा टाइम रहा है। पिछले 2-3 साल में अच्छी ग्रोथ आई है, प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स काफी अच्छे से इंप्रूव हुए हैं कंपनी के। तो नंबर्स काफी अच्छे इन्होंने डिलीवर किए हैं। इसके बाद में कंपनी का कहना है, जैसे हमने इनके रिजल्ट में भी डिस्कस किया था, कि अगले 18 महीने के अंदर कंपनी ओवरऑल 1332 करोड़ के आसपास का कैपिटल रेज कर रही है। क्यों कर रही है, पर्पस क्या है? बिकॉज आगे ग्रो करना है बिजनेस को, काफी अग्रेसिव ग्रोथ प्लान है यूग्रो का। तो अगले 2 साल के लिए इनको जो फंडिंग चाहिए उसके लिए ये कैपिटल रेज कर रहे हैं। प्लस दूसरा पर्पस क्या है कि जब किसी भी लेंडर का कैपिटल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप अगर देखते हो किसी भी लेंडिंग बिजनेस का अच्छा होता है, तो वहां पे जो ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जैसे क्रिसिल है, इकरा है, इनकी तरफ से आपको रेटिंग में इंप्रूवमेंट मिलता है। अब रेटिंग में जब आपको इंप्रूवमेंट मिला है तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि जो आप बैंक से लोन देने जाओगे उसमें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी। बिकॉज बैंक्स इस पे बहुत फोकस करते हैं कि एक NBFC का या फिर एक फिनटेक कंपनी का रेटिंग क्या है। तो अगर आपका रेटिंग अच्छा हुआ तो आपको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में इंप्रूवमेंट मिलेगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अगर आपका इंप्रूव हुआ तो आपको मार्जिन में बेनिफिट मिलेगा। मार्जिन में अगर आपका बेनिफिट मिला तो उसका बेनिफिट आपको प्रॉफिट में मिलेगा। और अगर आपका प्रॉफिट इंप्रूव हुआ तो वो हमको कहां पर रिफ्लेक्ट होगा, ROE के अंदर। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, इसीलिए कंपनी कैपिटल रेजिंग पे ऊपर अभी इन्होंने फोकस किया, जो कि अगले 18 महीने के अंदर ये करने वाले हैं। देन कंपनी ने अपना एक बेसिक बिजनेस मॉडल डिस्कस किया है, जो कि हमने रिजल्ट में ऑलरेडी कवर किया हुआ था। तो यूग्रो कह रहा है कि 15 लाख से 15 करोड़ का जिन MSMEs का एनुअल टर्नओवर होता है, उन MSMEs को हम लोन देते हैं, वो हमारे टारगेट कस्टमर्स होते हैं। और पूरा अगर आप MSME में क्रेडिट की डिमांड देखोगे तो 90 लाख करोड़ का क्रेडिट का डिमांड है MSME सेक्टर के अंदर। बिकॉज वहां पे जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं, NBFCs हैं, वो उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि यूग्रो कैपिटल हो या पूना वाला हो या 5 स्टार हो या SBFC फाइनेंस हो, इनके जैसे और भी 4-5 कंपनीज आ जाएंगी, फिर भी इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है इन कंपनीज के पास में। बिकॉज
ओवरऑल डिमांड ही इतनी स्ट्रांग है, 90 लाख करोड़ का क्रेडिट गैप है, तो डिमांड वाइज तो बहुत बहुत अच्छा स्कोप है इन कंपनीज के पास में। सो यूग्रो कह रहा है कि ये जो 15 लाख से 15 करोड़ के जो एनुअल टर्नओवर वाले एमएसएमईज हैं, ये 90% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस पूरे मार्केट का। तो यूग्रो उस सेगमेंट के अंदर डील करता है जो कि बहुत ही बड़ा साइज है। देन कंपनी बोल रही है कि प्रोडक्ट वाइज अगर आप देखोगे तो 4 सर्विसेज हम ऑफर करते हैं। हमारे पास बिजनेस लोन है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन 3 करोड़ तक का हम वो देते हैं, जो कि डीएसए जो होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, उनके थ्रू हम देते हैं। फिर कंपनी के पास में माइक्रो लोन है, माइक्रो एंटरप्राइजेस, जैसे आपका जो 5 स्टार देता है छोटे टिकट साइज के लोन, वो कंपनी ऑफर करती है। इसके बाद में कंपनी मशीनरी लोन देती है, सोलर रूफटॉप लोन देती है, देन आपका सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करती है। तो इनका प्रोडक्ट बास्केट अगर आप देखोगे और किसी बाकी एनबीएफसी से कंपेयर करोगे तो काफी डिफरेंट है। थोड़ा सा इन्होंने वाइड और नीश प्रोडक्ट बास्केट अपना रखा हुआ है। इसके बाद में कंपनी का एक और वर्टिकल है डिजिटल वर्टिकल। अब इस डिजिटल वर्टिकल के अंदर कंपनी क्या करती है, जैसे आपके नेबरहुड में जो किसी छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, किसी का गैराज है, किसी का आयरन फैब्रिकेटर का काम है, तो वहां पे उनको जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए जो शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए होता है, तो वो बैंक्स तो यूजुअली प्रोवाइड करती नहीं है इतने शॉर्ट टर्म के लिए। सो वहां पे यूग्रो कैपिटल उनको भी लोन ऑफर करता है, डिजिटली लोन डिस्बर्स करता है, एंड उसमें इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा चार्ज करता है। ऑब्वियसली इससे इनको भी बेनिफिट हो जाता है कि इनका मार्जिन वगैरह अच्छा हो गया, और वो जो बोरोअर है उसको भी बेनिफिट हो जाता है कि शॉर्ट टर्म की जो फाइनेंसिंग है उसकी वो डिजिटली वो भी बिना किसी ब्रांच वगैरह में विजिट किए ओवरऑल वहीं से पूरी हो जाती है। सो इस तरीके का मॉडल है इस कंपनी का। देन इसके बाद कंपनी कह रही है कि आगे अब एक सेगमेंट था जहां पे इनकी प्रेजेंस नहीं थी, वो था एम्बेडेड फाइनेंसिंग, जहां पे ये रिटेलर्स को टारगेट करना चाहते थे। तो अब इन्होंने, जो कि हमने रिजल्ट में भी डिस्कस किया था, कि माई शुभ लाइफ कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया है। अराउंड 45-46 करोड़ का टोटल एक्विजिशन रहा है वो। 2 के प्राइस टू बुक के लगभग इन्होंने पे किया है। 23 करोड़ का नेटवर्थ है उस कंपनी का। तो इस एक्विजिशन के साथ में कंपनी का इस वाले सेगमेंट के अंदर भी अब एंट्री हो गया है, तो आगे इसको भी ग्रो करने का फोकस है कंपनी का। इस एक्विजिशन से कंपनी टारगेट कर रहा है कि अगले 3 साल के अंदर लगभग 1500 करोड़ के आसपास का इनका एयूएम आएगा, नया एयूएम, और नेट प्रॉफिट कंपनी का लगभग 100 करोड़ के आसपास आएगा। तो ये ओवरऑल इनका इस एक्विजिशन से टारगेट है, काफी स्ट्रॉन्ग टारगेट है। ऑल्दो कॉस्ट टू इनकम अगर आप देखोगे कंपनी का तो कम हुआ है, लास्ट ईयर 62% था, अब 54% है। आने वाले 6 से 8 क्वार्टर, मतलब 1.5 से 2 साल के अंदर कंपनी बोल रहा है कि 45% पे हम अपना कॉस्ट टू इनकम लेके आएंगे, मतलब कि ऑपरेटिंग लिवरेज यहां से यूग्रो टारगेट कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस इन्होंने दिया है, तो जो रिजल्ट में भी दिया था, वो है आरओए का। सो कंपनी कह रही है आज हमारा आरओए 2.3% है, लेकिन इसको हम 4% तक लेके जाना चाहते हैं अगले 8 से 10 क्वार्टर्स के अंदर, मतलब 2 से 2.5 साल के अंदर कंपनी 4% का आरओए अचीव करना चाहती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहां से ड्राइव होगा, मतलब इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट इनके आरओए के अंदर कहां से आएगी। सो कंपनी बोल रही है बेसिकली 4 फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल इस इंप्रूवमेंट को लीड करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट। सो कंपनी कह रहा है कि एक तो हम हाई यील्डिंग प्रोडक्ट के ऊपर अब फोकस करने वाले हैं। हाई यील्डिंग प्रोडक्ट इनके टोटल प्रोडक्ट में कौन सा है, माइक्रो एंटरप्राइजेस। अगर आप 5 स्टार का लोन बुक देखोगे तो उस कंपनी का 100% ऑलमोस्ट सिक्योर लोन है, लेकिन उनका एनिम जो है वो 16-17% के आसपास है। क्यों? बिकॉज वो माइक्रो लोन ऑफर करता है जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चार्ज करता है 5 स्टार। सिमिलरली यूग्रो कैपिटल भी यही कह रहा है कि हम इस सेगमेंट पे अब ज्यादा फोकस करने वाले हैं, मतलब जो भी फ्रेश लोन देंगे वो इस पर्टिकुलर वाले सेगमेंट के अंदर ज्यादा देंगे, तो उससे हमारा यील्ड बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा तो आरओए का नंबर बढ़ेगा। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। प्लस इसी के अंदर कंपनी क्या कर रही है, अपने ब्रांचेस को बढ़ा रही है। आज के टाइम पे इनके 75 ब्रांचेस हैं, माइक्रो ब्रांचेस। कंपनी इसको सिर्फ 1 साल के अंदर 250 तक लेके जाना चाहती है। तो बहुत एग्रेसिव ब्रांच एक्सपेंशन प्लान है कंपनी का इसी बिजनेस के अंदर। लगभग 20% के आसपास का यील्ड, मतलब इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते हैं यहाँ पे। तो इससे इनका एक्सपेक्टेड है कि यील्ड बढ़ेगा, मतलब मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा। इसके बाद में कंपनी कह रही है दूसरा फैक्टर क्या रहेगा कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हमारी कम होगी। तो 2 फैक्टर होते हैं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के। पहला तो कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस, दूसरा मार्केट से रिलेटेड होता है। कंपनी का खुद का परफॉर्मेंस क्या हो गया कि यूग्रो अभी 5 साल पुरानी कंपनी है, लोन बुक तो उससे भी कम पुराना है, 3-4-5 साल पुराना लोन बुक है। तो जैसे जैसे इनका लोन बुक पुराना होता जाएगा, कंपनी स्केल अप करेगी आगे धीरे धीरे, वैसे वैसे इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में इंप्रूवमेंट आएगा। कंपनी बोल रही है कि आज जो हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1 से 1.5% ज्यादा है। क्यों? बिकॉज हम सिर्फ 4-5 साल पुरानी कंपनी है और स्केल अप अभी इतने अच्छे तरीके से हुआ नहीं है। तो जैसे जैसे स्केल अप होगा, लोन बुक पुराना होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंप्रूव होगा।
दूसरा पॉइंट क्या है कि इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस हैं। जैसे अगर आप रिसेंटली सुनोगे तो आई थिंक यूके या कहीं पे इंटरेस्ट रेट कट हुए भी हैं अभी करंटली। सो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अब तो इलेक्शन वगैरह भी हो गया है, तो एक्सपेक्टेड है कि आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। सो अगर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो वहां से एक और इंप्रूवमेंट आएगा कंपनी का, एंड इससे यूग्रो कैपिटल ओवरऑल 75 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है अपने कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर। तो 75 बेसिस पॉइंट से इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंप्रूव होगा। प्लस कंपनी कह रही है कि 50 बेसिस पॉइंट से हमें ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। ऑपरेटिंग लिवरेज क्यों मिलेगा? बिकॉज आप ब्रांचेस इतने ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हो, प्लस उन ब्रांचेस के अंदर आप मल्टी प्रोडक्ट सेल करने वाले हो। आज के टाइम पे इन ब्रांचेस के अंदर कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देता है, माइक्रो लोन देता है, माइक्रो एंटरप्राइज लोन देता है, लेकिन आगे चल के कंपनी इन्हीं ब्रांचेस के अंदर माइक्रो एंटरप्राइज लोन के साथ में मशीनरी लोन देने का प्लान कर रहा है, सोलर रूफटॉप लोन प्लान देने का प्लान कर रहा है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग का प्लान कर रहा है। तो एक ही ब्रांच के अंदर आप मल्टी प्रोडक्ट में काम करोगे, प्लस डिजिटल वाला आपका उसमें फ्लेवर है, तो उससे आपका कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, एंड जहां से कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो 50 बेसिस पॉइंट का ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। एंड देन लास्ट वाला पॉइंट आता है क्रेडिट कॉस्ट। सो कंपनी बोल रही है कि हमारी ग्रोथ अच्छी होने वाली है, हम ब्रांचेस बढ़ाने वाले हैं, नए नए प्रोडक्ट्स के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन ये सब हम क्रेडिट कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए करेंगे। बिकॉज आपने ग्रो तो कर लिया, आप 10 प्रोडक्ट लेकर के आ गए, लेकिन आपका एनपीए ही बढ़ गया और आपको प्रोविजनिंग ही करने पड़ रही है, तो आरओए तो मतलब बढ़ेगा नहीं बल्कि घटना शुरू हो जाएगा। तो वही चीज यूग्रो कह रहा है कि हम ये सारी चीज क्रेडिट कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए करेंगे। हमारा आज के टाइम पे 1.5% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट है, हम गाइडेंस दे रहे हैं कि 2% के आसपास अपने क्रेडिट कॉस्ट को इंप्रूव मेंटेन करके रखेंगे। तो क्रेडिट कॉस्ट स्टेबल रहेगा, ग्रोथ लोन बुक के अंदर रहेगी, नए ब्रांचेस हम ऐड करते जा रहे हैं, प्लस हाई यील्डिंग प्रोडक्ट के अंदर हम एंटर कर रहे हैं जहां पे मार्जिन थोड़े से बेटर है, इसके साथ में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगा। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करेंगी हमारा जो गाइडेंस है 4% के आरओए का, उसको अचीव करने के लिए अगले 2 से 2.5 साल के अंदर। सो ये ओवरऑल इनका टारगेट है। देन कंपनी कह रही है कि जो हमने फंड रेस किया है इससे हमारा कैपिटल एडिकेसी रेशियो 21% से 29% इंप्रूव हो जाएगा, और यही मेन रीजन है कि एक्सपेक्टेड है कि इनका जो रेटिंग एजेंसी है वो इनका रेटिंग इंप्रूव कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। कंपनी बोल रहा है कि हम अपने गाइडेंस जो हमने दी है उसको अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा सुपर कॉन्फिडेंट है, बिकॉज पास्ट में भी जो हमने गाइडेंस दिया था उसको काफी अच्छे से हमने अचीव किया है, और इनफैक्ट उसमें बीच में 1.5 साल वाला जो टाइम था वो बहुत चैलेंजिंग था, आईएलएफएस क्राइसिस था, कोविड का टाइम था, उसके बाद भी हमने लास्ट 2-3 साल के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट करी है। तो हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये ग्रोथ टारगेट भी हम आगे चल के पूरा कर लेंगे। देन कंपनी बोल रहा है कि क्रेडिट कॉस्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका थोड़ा सा ज्यादा था, 2% से ज्यादा था। उसका मेन रीजन ये है कि इनका एक पुराना अनसिक्योर्ड लोन था जिसके अगेंस्ट में इन्होंने 10 करोड़ का राइट ऑफ किया इस क्वार्टर के अंदर, तो उसकी वजह से इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन ये पहले से प्लान था। बट ओवरऑल FY25 के लिए कंपनी ने 1.8% से लेकर के 2% का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया है। तो ये अच्छे अच्छे नंबर है, अगर यहाँ पे कंपनी परफॉर्म करती है तो इतना क्रेडिट कॉस्ट का जो गाइडेंस है वो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कंपनी का। अब कंपनी बोल रही है, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि आप इतने हाई लेवल से ग्रो करने को देख रहे हो, और मतलब माइक्रो लोन के अंदर भी जा रहे हो, माइक्रो लैब के अंदर भी जा रहे हो, फिर भी आपका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 2% ही क्यों रहेगा, मतलब क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा क्यों नहीं, पॉइंट ये आता है। तो इस पे कंपनी बोल रही है कि हमारा जो लोन बुक का आप कॉम्पोजिशन देखोगे, उसमें 70% लोन जो है वो सिक्योर लोन है, और 30% जो लोन है वो अनसिक्योर्ड लोन है। लेकिन लास्ट कुछ क्वार्टर्स में हमने क्या किया है कि अनसिक्योर्ड लोन में भी हमने उन लोन्स पे ज्यादा फोकस किया है जो कि गवर्नमेंट की किसी ना किसी स्कीम के अंदर सिक्योर्ड है, जैसे मुद्रा लोन है और भी कुछ जो गवर्नमेंट की स्कीम है। तो उन लोन्स के ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया है, जिससे नेट अनसिक्योर्ड लोन जो है हमारा वो आज के टाइम पे सिर्फ 23% है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। प्लस जो हम गाइडेंस दे रहे हैं आपको क्रेडिट कॉस्ट का, इसमें हमने सारे स्ट्रेस सिनेरियो को कंसीडर किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम चीजें बेटर रहेंगी सिर्फ अच्छा ही अच्छा हमने सोचा है और उसके बेसिस पे हमने 2% का गाइडेंस दिया है। हमने जो ये गाइडेंस दिया है वो वर्स्ट सिनेरियोज को भी कंसीडर करके दिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा लास्ट 1-2 साल पहले गवर्नमेंट ने 1-2 सेगमेंट के अंदर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। आई थिंक बासमती राइस के अंदर जो है वहां पे उन्होंने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था। तो कंपनी क्या कह रही है कि इस तरीके का जब कोई सिनेरियो होता है तो उसमें जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, एमएसएमईज हैं, उनके बिजनेस पे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज उनका तो एक्सपोर्ट का बिजनेस है और उस पर ही बैन लग गया तो उनका ग्रोथ गया, प्रॉफिटेबल गया, मार्जिन कम होने लग जाएंगे। तो कंपनी बोल रही है इस तरीके के सिनेरियो को हमने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है,
इसके साथ में अगर कोई नेचुरली मतलब कुछ ऐसा होता है जैसे फ्लड वगैरह आ गया कहीं पे, जैसे तमिलनाडु में लास्ट ईयर फ्लड आया था, तो इस तरीके के अगर कोई सिनेरियोज होते हैं तो उसको हमने ऑलरेडी कंसीडर किया हुआ है अपनी गाइडेंस में, और उसके बाद हमने 2% का गाइडेंस दिया क्रेडिट कॉस्ट का। हाँ, लेकिन अगर इसमें कोई बहुत बड़ा अनफोर्सीन इवेंट आ जाता है जैसे कोविड आ गया, तो वो तो कोई भी बिजनेस एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। वो तो कोई भी मतलब गाइडेंस में अपने कंसिडर कर ही नहीं सकता कि अगर ऐसा कोई अनफोर्सीन इवेंट आ जाता है। लेकिन उसके अलावा अगर नॉर्मल सिनेरियो में किसी एक सेक्टर को लेकर के कोई प्रॉब्लम आती है या नेचुरली कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो उसको इन्होंने कंसीडर किया हुआ है और उसके बेसिस पे इन्होंने 2% का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया है। मतलब कंपनी बेसिकली ये बोल रही है कि हमने सारी चीजें अच्छे से चेक कर ली है, क्रॉस चेक कर ली है, और उसके बाद हम सुपर कॉन्फिडेंट है अपने क्रेडिट कॉस्ट के गाइडेंस के ऊपर। इसके बाद कंपनी बोल रही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बेसिकली आपको ये समझ आएगा कि ग्रोथ गाइडेंस जो है या फिर नॉर्मल गाइडेंस जो है मैनेजमेंट का, वो कैसे चेंज होता है, और उसमें आपको ये चीज पॉइंट आना चाहिए कि वो बिजनेस के लिए अच्छा है या खराब है। तो यूग्रो कैपिटल को अगर आप देखोगे तो इन्होंने कुछ टाइम पहले तक, आई थिंक 3-4 क्वार्टर पहले तक, इनका जो गाइडेंस था वो क्या था कि ये FY25 के अंदर 20,000 करोड़ लोन बुक का टारगेट कर रहे थे। आज इनका लोन बुक कितना है? 9,000 करोड़। इसका मतलब अगले एक साल के अंदर डबल करने को देख रही थी ये कंपनी अपने लोन बुक को। तो बहुत एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट था। लेकिन अब कंपनी क्या कह रही है कि हम ऑलमोस्ट 35-40% के आसपास का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि इन्होंने अपना ग्रोथ गाइडेंस एकदम से कम कर दिया है। अब कंपनी क्या बोल रही है कि हमने ग्रोथ गाइडेंस कम किया, उसका मेन रीजन क्या है कि प्रॉफिटेबिलिटी। अब हम ग्रो करना चाहते हैं लेकिन प्रॉफिटेबली ग्रो करना चाहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हमारा अब मेन फोकस है आज के टाइम पे। सो ये इनका मेन टारगेट है। प्लस कंपनी ने 4-5 मेन फैक्टर्स शेयर किए हैं, जिससे आपको भी समझ आएगा कि एक लैंडिंग बिजनेस में हमें देखना क्या चाहिए। सो कंपनी बोल रहा है आज के टाइम पे एज ए इन्वेस्टर, जो भी मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं वो किस तरीके के लैंडिंग बिजनेस को प्रेफर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रोथ, कि अगर कोई लैंडिंग बिजनेस है तो उसकी ग्रोथ एटलीस्ट 30 से 35% तो होनी ही चाहिए। ऑब्वियसली अगर एज ए इन्वेस्टर मैं किसी छोटी कंपनी को देख रहा हूँ, छोटे एनबीएफसी को देख रहा हूँ, या कोई छोटा बैंक में देख रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट उस बैंक या उस एनबीएफसी में तभी आएगा जब उसकी ग्रोथ जो है वो एटलीस्ट 30 से 35% रहेगी। बिकॉज अगर 20% पे वो बिजनेस ग्रो कर रहा है तो मुझे 15-16-18% की ग्रोथ तो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस बैंक की डिलीवर कर रहे हैं। सो मैं क्यों अननेसेसरी इतना रिस्क लेके एक छोटे प्लेयर में जाऊंगा। तो अगर मैं एक छोटे प्लेयर में जा रहा हूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? 30 से 35% का ग्रोथ। तो कंपनी बोल रही है इन्वेस्टर्स को या मार्केट को सबसे अच्छा पहला पॉइंट क्या लगता है कि ग्रोथ होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 से 35% का ग्रोथ होना चाहिए। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर 35% से ज्यादा का ग्रोथ होता है तो वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की हो जाता है, बट ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर आप मार्केट में भी देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं। आई मीन पूना वाला बहुत बेस्ट एग्जांपल है। लास्ट 1.5-2-3 साल से वो एनबीएफसी जो है वो 50% 60% से ग्रो कर रहा है अपने लोन बुक को, बट ऐसा कुछ उसमें रिस्क देखने को मिला ही नहीं है। उसका ग्रोथ एनपीओ तो लगातार इंप्रूव ही होता जा रहा है। एक और एग्जांपल है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जो कि रूरल फाइनेंसिंग में डील करता है, रिमोट एरियाज में लोन देता है, माइक्रो लोन देता है उन कस्टमर्स को जिनका कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, कोई सिविल स्कोर ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी एनपीए की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और उसका ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो 40-45% से उस बिजनेस ने भी ग्रो किया है। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि अगर आप 35% से ज्यादा का लोन ग्रोथ देते हो तो आप थोड़ा सा रिस्की हो जाते हो। ये इनका एक हम बोल सकते हैं एक पर्सनल व्यू है इस कंपनी का। बट दूसरा जो पॉइंट कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कंपनी बोल रही है कि अगर इससे कम का ग्रोथ रहता है तो अगेन आप अनइंटरेस्टेड हो जाते हो। अनइंटरेस्टेड वाला वही पॉइंट हो गया कि अगर आप एक छोटे प्लेयर हो और आप सिर्फ 20% पे ग्रोथ डिलीवर कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बहुत सारे ऑप्शंस हैं इन्वेस्टर्स के पास में, तो कोई भी इन्वेस्टर आप में इंटरेस्ट नहीं शो करेगा। तो ये पहला पॉइंट है कि छोटा प्लेयर है तो ग्रोथ बड़ा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? कंपनी बोल रहा है आरओए का नंबर अगर एक बैंक है तो एटलीस्ट 1.5 से 2% का आरओए होना चाहिए। आरओए अगर आपका एक बैंक का 1% से भी नीचे है या 1% के आसपास है तो उसका मतलब कुछ खास एफिशिएंसी है नहीं उस बैंक की, कुछ खास इंटरेस्ट बनेगा नहीं। अगर आप एक एनबीएफसी हो तो आपका आरओए 3 से 4% होना चाहिए, बिकॉज एनबीएफसी के मार्जिन बेटर होते हैं और वो थोड़े से रिस्कियर सेगमेंट में लोन देते हैं जहां पे उनको मार्जिन आरओए का नंबर थोड़ा सा बेटर मिलता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका आरओई का नंबर जो कि एटलीस्ट 18% होना चाहिए। सो ये तीसरा पॉइंट हो गया। एंड चौथा पॉइंट कंपनी कह रहा है कि आपका ओपेक्स टू एयूएम मतलब बेसिकली कॉस्ट टू इनकम वो आपका 40 से 45% के रेंज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रोथ आप इतना कर रहे हो लेकिन कॉस्ट आपकी इतनी लग गई जिससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी हिट हो रहा है। तो ये 4 मेन पॉइंट्स है जो कंपनी बोल रहा है कि एक लेंडर के अंदर एक इन्वेस्टर देखते हैं
आज के टाइम पे, या मार्केट देखता है आज के टाइम पे। यूग्रो कैपिटल ने क्या किया है, पहले जो इन्होंने इतना एग्रेसिव ग्रोथ टारगेट दिया था, तो अब इन्होंने क्या किया है, आज के टाइम पे यूग्रो फोकस कर रहा है ग्रोथ विद प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो कंपनी बोल रहा है कि अगर हमने अगले 4-5 साल में ये सारी चीजें डिलीवर कर दी, 3 से 4% का आरओए, 18% के आसपास का आरओई का नंबर, 30-35% का ग्रोथ तो हम ऑब्वियसली टारगेट कर ही रहे हैं एनुअली, और कॉस्ट टू इनकम जो हमने गाइडेंस दिया है कि 45% पे लाना चाहते हैं, तो अगर वो आ गया, तो ये सारी चीजें अगर हम डिलीवर कर देते हैं अगले 4 से 5 साल के अंदर, तो यूजुअली आप देखोगे कि एक एक अच्छा वैल्यू क्रिएटर बनेगा, एक अच्छा वैल्यू जनरेट करके देंगे हम हमारे शेयर होल्डर्स को। बिकॉज अगेन यहाँ पे भी एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने शो किया है कि अगर आप मार्केट में देखोगे तो ऐसी भी एनबीएफसीज है जिनका प्राइस टू बुक 1 है या 1 से भी कम है, और ऐसी भी एनबीएफसीज है जिनका प्राइस टू बुक 6-7 है। फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस का एवरेज प्राइस टू बुक 7-8-6-7 के आसपास रहता है, चोलामंडलम भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है। क्यों? बिकॉज उन एनबीएफसीज का आरओए का नंबर हमेशा 4-5% रहता है, आरओई का नंबर 20% से ज्यादा रहता है, ग्रोथ उनकी 30% से ज्यादा रहती है, एसेट क्वालिटी स्ट्रांग रहती है। तो अगर आपको कोई भी एनबीएफसी देखना हो, सिंपल अगर आपको ऊपर ऊपर से देख के समझना हो कि ये एनबीएफसी का मॉडल अच्छा है या मतलब एवरेज प्लेयर है, तो आप सिर्फ 2-3 चीजें देख सकते हो। पहला है आरओई, दूसरा है आरओए, तीसरा है उसका एसेट क्वालिटी और ग्रोथ। तो ये 3-4 चीजें देख के आपको ऊपर ऊपर से समझ आ जाएगा कि ये जो प्लेयर है वो एवरेज प्लेयर है या सुपर सुपर स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और ये जो एनबीएफसीज हैं या बैंक है जिनका प्राइस टू बुक 1 या 1 से भी नीचे है, वो आपको वही दिखेगा जिसका आरओए बहुत घटिया होगा, मतलब 1% के आसपास, 1 से भी कम परसेंट का आरओए होगा, आरओई उसका लो सिंगल डिजिट में पड़ा होगा, एसेट क्वालिटी का उसका बहुत खराब रिकॉर्ड होगा, और ग्रोथ नाम की कोई चीज नहीं होगी उस बिजनेस में। वही बिजनेसेस, वही स्टॉक्स आपको मिलेंगे कि 1 के प्राइस टू बुक पे है या 1 से कम के प्राइस टू बुक पे है। और वहां पे मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है कि ये वैल्यू स्टॉक है। क्या वैल्यू है उसमें? ग्रोथ ही नहीं है, ना आरओई है, ना आरओए है, ना एसेट क्वालिटी है, उसमें क्या ग्रोथ देखोगे आप, उसमें क्या वैल्यू ढूंढोगे? तो वही बिजनेस, वही यूग्रो कैपिटल भी बोल रही है कि मार्केट उन बिजनेसेस को हमेशा अच्छा वैल्यू देता है, प्राइस टू बुक उनको अच्छा मिलता है जिनका आरओई अच्छा होता है, आरओई अच्छा होता है, मार्जिन अच्छे होते हैं, एसेट क्वालिटी अच्छा होता है। सो यूग्रो अगले कुछ सालों के अंदर इन्हीं चीज के ऊपर फोकस कर रहा है कि ग्रोथ तो करना है, लेकिन ग्रोथ के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी करना है। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हमारे पास तो मार्केट में इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है कि हम चाहे तो हर साल 100% की ग्रोथ शो कर सकते हैं, लेकिन उसमें चैलेंज क्या है? ग्रोथ तो हम शो कर देंगे, लेकिन जो हमने लोन दिया होगा उसको रिकवर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए, एक्स्ट्रा डिजिटल इंफ्रा चाहिए, फिजिकल इंफ्रा चाहिए, कलेक्शन टीम चाहिए, प्लस आपका एनपीए का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारी चीजें करने जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट ग्रो नहीं होगा, प्रॉफिट ग्रो नहीं होगा तो आरओई नहीं बढ़ेगा, आरओई नहीं बढ़ेगा। तो इवन दो हम लोन बुक 100% से ग्रो कर लेंगे, लेकिन हमारे शेयर होल्डर के लिए कुछ वेल्थ नहीं बनने वाली मार्केट से, बिकॉज मार्केट हमें हमारे स्टॉक को वैल्यू ही नहीं देगा अगर हम प्रॉफिटेबली ग्रो नहीं करेंगे। तो हमारा फोकस आज के टाइम पे सस्टेनेबल ग्रोथ डिलीवर करने के ऊपर है अपने शेयर होल्डर्स को, जहां पे हम हेल्दी आरओए, हेल्दी आरओई, एक अच्छे मार्जिन के साथ में पूरा बिजनेस सस्टेनेबली ग्रो करे। एंड हाँ, ग्रोथ है 35 से 40% का ग्रोथ जो है कंपनी ओवरऑल टारगेट कर रही है, एटलीस्ट FY25 और अगले 1-2 साल के लिए। सो ये इनका रीजन है मेन, जिसकी वजह से इन्होंने अपना जो इतना एग्रेसिव ग्रोथ प्लान था उसको थोड़ा सा इन्होंने कम किया है और प्रॉफिटेबली ग्रो करने के ऊपर कंपनी ने फोकस किया है। देन कंपनी बोल रही है कि एग्जैक्टली प्रॉफिट ग्रोथ नंबर तो हम आपको नहीं गाइड कर सकते कि FY25 में प्रॉफिट ग्रोथ कितना रहेगा, बिकॉज एक लैंडर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें क्रेडिट कॉस्ट आ जाता है, आपका फिर कितनी आप हायरिंग करते हो वो भी डिपेंड करता है। लेकिन मोटा मोटा कंपनी क्या बोल रहा है कि हमें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। मतलब क्या कि लोन बुक का ग्रोथ जितना भी रहेगा, प्रॉफिट ग्रोथ उससे ज्यादा ही रहने वाला है। प्लस अगले 2-3 साल के लिए हमने आपको ऑलरेडी हमारा आरओए का गाइडेंस भी दे दिया है, 4% का आरओए हम टारगेट कर रहे हैं। तो आरओए अगर डबल होगा तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट ग्रोथ में उससे भी ज्यादा प्रॉफिट में उससे भी ज्यादा ग्रोथ रहने वाली है। सो ये ओवरऑल हिंट तो मैनेजमेंट ने ऑलरेडी दे दिया अगले कुछ सालों के लिए। देन कंपनी कह रही है कि अगेन वो को लैंडिंग वाला जो पार्ट है वो इनका मेन पार्ट है। तो बेसिकली यूग्रो कैपिटल जो है वो को लैंडिंग भी करता है। इनका आज के टाइम पे 45% लोन बुक जो है वो ऑफ बुक है, जिसको कंपनी आने वाले टाइम में 50% तक लेके जाना चाहती है। सो एक ये भी इनका गाइडेंस है। देन कंपनी ब्रांचेस के ऊपर बोल रही है कि इन्होंने 2023 के अंदर 75 ब्रांचेस लॉन्च किए थे,
उसके बाद इन्होंने वेट किया कि उन ब्रांचेस से कैसा रिस्पॉन्स आता है, और लगभग 12 से 15 महीने के अंदर इनके जो वो ब्रांचेस हैं वो ब्रेक इवन कर गए थे। तो कंपनी बोल रही है अब जो हम इतना एग्रेसिव प्लान कर रहे हैं अपने नए ब्रांच एडिशन का, उसके पीछे का कॉन्फिडेंस है हमारा, क्योंकि हमने पास्ट में इतना अच्छा परफॉर्म किया है, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि उन ब्रांचेस को भी हम अच्छे से प्रॉफिटेबली ग्रो कर लेंगे आने वाले टाइम में। एंड प्लस हम उसमें मल्टी प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रो लोन ही देंगे, वहां पे मशीनरी लोन देंगे, सोलर रूफटॉप लोन देंगे, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करेंगे, रिटेल फाइनेंसिंग करेंगे। सो यहाँ से मल्टी प्रोडक्ट जब हम करने लग जाएंगे तो हमारा कॉस्ट टू इनकम और कम हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक इनका रीजन है। देन कंपनी बोल रही है कि डीएसएस के साथ में जो ये काम करते हैं, डीएसएस का कैसा रहता है कि जो भी प्लेयर इनको थोड़ा सा ज्यादा कमीशन देता है, वो जो लीड है वो उसको दे देते हैं। तो कंपनी बोल रही है एक ये रीजन है, प्लस इसके साथ में एक और रीजन है कि डीएसए जो है वो मेनली सिर्फ बिजनेस लोन के ऊपर ही फोकस करते हैं, जबकि हमारा एज अ ग्रुप आज के टाइम पे माइक्रो लोन के ऊपर भी फोकस है, मशीनरी लोन के भी ऊपर फोकस है। तो आज के टाइम पे यूग्रो का जो 58 से 59% जो लोन है वो इनके डीएसए से आता है। कंपनी बोल रही है आने वाले टाइम में हम इसको 50% और फिर धीरे धीरे 40% तक लेके आना चाहते हैं, और जो हमारा डायरेक्ट रीच है कस्टमर से उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। बिकॉज जब हम डायरेक्टली कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं तो हम उसको बिजनेस लोन के साथ में मशीनरी लोन भी दे सकते हैं, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग भी दे सकते हैं, माइक्रो लोन भी दे सकते हैं, सोलर रूफटॉप लोन भी दे सकते हैं। सो ये सारे प्रोडक्ट बास्केट हम वहां पे यूज कर सकते हैं, जो कि डीएसए कंफर्टेबल नहीं है उन प्रोडक्ट्स के साथ में। तो अगेन उससे क्या होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा। तो बेसिकली ये अपना जो उनके डीएसएज है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, उनका एलोकेशन कम करना चाहते हैं अपने टोटल लोन बुक के अंदर। इसके बाद में कंपनी बोल रही है कि एक बड़ा जो चैलेंज है यूग्रो के लिए वो आज के टाइम पे क्या है, कॉस्ट। सो बेसिकली सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, पहले एडवांटेज की बात करते हैं। यूग्रो बोलता है सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा डेटा, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी तो आज के टाइम पे हर कोई यूज कर रहा है। टेक्नोलॉजी बेसिकली यूज करी जाती है आपके प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, लेकिन यूग्रो कैपिटल बोलता है कि हम डेटा का यूज करते हैं, और ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। बिकॉज ट्रेडिशनल बैंक्स और मोस्टली जो एनबीएफसीज हैं वो बुक के ऊपर रिलाई करती है कि बुक में कितना एसेट है उसके बेसिस पे हम लोन देंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तीन चीजें, बिकॉज सब कुछ डिजिटलाइज हो गया आज के टाइम पे, तो यूग्रो क्या करता है, अगेन दोबारा से हम रिट्रेट कर रहे हैं जो हमने रिजल्ट वाले में कवर किया हुआ है। यूग्रो क्या करता है कि जो इनके एमएसएमईज हैं उनके तीन डॉक्यूमेंट्स ये चेक करता है। सबसे पहला है जीएसटी। जीएसटी से इनको आइडिया हो जाता है कि उस कस्टमर का टर्नओवर कितना है, उस बिजनेस का एनुअल टर्नओवर कितना है। तो वहां से क्या पता चलेगा, एलिजिबिलिटी, वो बोरोवर जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। दूसरा है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा, उसका कैश फ्लो, मतलब उतना कैश उसके बैंक अकाउंट में आता भी है या नहीं आता है, या फिर सिर्फ क्रेडिट पे ही वो बिजनेस करे जा रहा है, सिर्फ बुक में शो कर रहा है। तो ये यहाँ से दो चीज पता चल गया, एलिजिबिलिटी पता चल गई। तीसरा क्या चीज होता है, तीसरा होता है इंटेंशन, कि उस बोरोवर का इंटेंशन होता है लोन को रीपे करने का, कहीं डिफॉल्ट तो नहीं करता। वो कहां से पता चलेगा, सिविल स्कोर से। तो ये तीन डॉक्यूमेंट चेक करती है यूग्रो कैपिटल, जिसके बेसिस पे वो सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर ये कंफर्म कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर बोरोवर को वो लोन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। सो मैनेजमेंट बोल रहा है यही हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर हम अपना जो कंफर्मेशन है वो दे देते हैं कस्टमर को। सेम अगर आप हाउसिंग फाइनेंस में देखोगे तो हमने होम फर्स्ट का डिस्कस किया था, उसका भी यही एडवांटेज है, टर्न अराउंड टाइम उसका भी बहुत फास्ट है कंपेयर टू पीयर्स। तो वही यूग्रो का भी है। एक थोड़ा सा चैलेंज क्या है इनके लिए कि इनका लैंडिंग कॉस्ट ज्यादा है। लैंडिंग कॉस्ट नेचुरली ज्यादा होगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है। तो यूग्रो कह रहा है हमारा लैंडिंग कॉस्ट यूजुअली 12% के आसपास होता है सिक्योर्ड बिजनेस लोन पे, जबकि जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं वो 10% पे भी दे देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर आता है, हम उसको लोन कंफर्म भी करते हैं, बट फिर भी वो हमारे कॉम्पिटिटर के पास चला जाता है। इसका भी मेन रीजन डीएसए है। डीएसए बिकॉज उस कस्टमर को लाता है, और डीएसए को क्या चाहिए, कमीशन। अब डीएसए का जो कस्टमर है वो अगर यूग्रो के पास में ज्यादा लोन उसको लग रहा है, इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है, तो वो किसी और के पास में लेके जाएगा, बिकॉज उसको तो अपना डील क्रैक करना है। तो इसीलिए यूग्रो क्या करना चाह रहा है, डायरेक्ट रीच बढ़ाना चाह रहा है, जिससे वो डायरेक्टली कस्टमर को टैप करे। एंड वहां पे अगर कभी इंटरेस्ट रेट का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई भी तो यूग्रो एटलीस्ट उसको वहां पे उसका वैल्यू शेयर कर पाए, उसकी काउंसलिंग कर पाए, मतलब उस बेसिकली पॉइंट को अच्छे से कवर कर पाए जब वो खुद से कस्टमर को टैप करेगा। एंड बिकॉज डिजिटल इंफ्रा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वहां पे यूग्रो जो है वो अपने कस्टमर्स को शो कर सकता है। सो ये पॉइंट है। देन कंपनी कह रही है कि जो माई शुभ लाइफ जो इन्होंने एक्विजिशन किया है, तो इसका बिजनेस मॉडल क्या है, माई शुभ लाइफ जो है वो करती क्या है बेसिकली। तो ये एक एम्बेडेड फाइनेंस कंपनी है। जैसे आपने फिनो पेमेंट बैंक देखा होगा, फिनो पेमेंट बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक है। तो कंपनी बोल रही है फॉर एग्जांपल
किसी भी एक मर्चेंट का अगर किसी भी एक पेमेंट बैंक में जो अकाउंट होता है और उनका डेली का ट्रांजैक्शन होता है, नाउ फॉर एग्जांपल वो जो मर्चेंट है उसको उसको क्रेडिट चाहिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए उसको 1 से 3 महीने के लिए 50,000 60,000 1 लाख का उसको क्रेडिट चाहिए टोटल। तो आज के टाइम पे उसके पास में ऑप्शन क्या है? सो बिकॉज वहां पे उसका कैश फ्लो वगैरह अगेन बहुत स्ट्रांग नहीं है, वहां पे ये एम्बेडेड फाइनेंस यहाँ पे काम आता है। तो माई शुभ लाइफ क्या करता है, वो जो उसका पेमेंट बैंक है उसके साथ में इंटीग्रेट करके उनके पास में पूरा वो डेटा आ जाता है कि पर डे उस कस्टमर उस मर्चेंट के पास में कितने कस्टमर्स आते हैं, उसका कैश फ्लो कैसा रहता है, कितनी ट्रांजैक्शंस होती है, उसके बेसिस पे वो शॉर्ट टर्म लोन ऑफर करते हैं। अब यूग्रो बोल रहा है कि माई शुभ लाइफ के पास में टेक्नोलॉजी थी लेकिन बैलेंस शीट नहीं था, तो वो हमारे पास को लैंडिंग के लिए आए थे, बट हमें उनके मॉडल में एक अच्छा स्कोप दिखा तो हमने उस बिजनेस को एक्वायर कर लिया। एंड हमारे पास बैलेंस शीट है, उनकी टेक्नोलॉजी है, प्लस हमारा डेटा है, तो एक अच्छा खासा इंटीग्रेशन बन जाता है, विन विन सिचुएशन है। इसी की वजह से हम कॉन्फिडेंट है कि इस बिजनेस से हमारा 1500 करोड़ का AUM आ सकता है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। सो ये ओवरऑल इनका टारगेट है। देन एक जो प्रॉब्लम है वो है इनका इक्विटी डाइल्यूशन का, क्योंकि कंपनी लगभग 1332 करोड़ के आसपास का कैपिटल रेज कर रही है, तो अगले 2 साल के अंदर ये पूरा कन्वर्ट होगा, इक्विटी डाइल्यूट होगा। तो उससे क्या होगा, ईपीएस ग्रोथ जो है वो कम हो सकती है। मतलब क्या कि आप देखोगे बिजनेस का प्रॉफिट ग्रोथ तो बहुत अच्छा हो गया, फॉर एग्जांपल डबल हो गया, लेकिन ईपीएस डबल नहीं होगा, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, अराउंड 9 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा, तो उससे अर्निंग पर शेयर जो है वो इनका कम हो जाएगा। ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस बिजनेस के साथ में कि ईपीएस डाइल्यूट हो सकता है, बिकॉज कैपिटल बहुत ज्यादा रेज कर रहा है ये कंपनी आने वाले 2 से 3 साल की ग्रोथ के लिए। बट ओवरऑल बिजनेस क्या कह रहा है कि आप हमारे नंबर्स पे फोकस करिए, हमने बोला है कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा हमें, तो अगर हमारा प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा रहा, जो कि हम कॉन्फिडेंट है कि रहेगा आने वाले टाइम में, तो ईपीएस में भी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। उसको लेकर के मैनेजमेंट ओवरऑल कॉन्फिडेंस है। अब वो तो हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि कैसे नंबर्स ये डिलीवर करते हैं, एंड अगले 18 महीने के अंदर ये ओवरऑल डाइल्यूशन होगा इक्विटी का। सो इसको अगर हम असाइड करें तो बाकी सारी चीजों पैरामीटर्स पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इवन ईपीएस वाला पॉइंट भी अगर हम इंक्लूड करके चले तो इस स्टॉक के फेवर में एक पॉइंट जाता है कि इसका अगर आप प्राइस टू बुक देखते हो तो वो 2 से भी कम है, अराउंड 1.7 1.8 के आसपास है। तो एक ऐसा बिजनेस जो 45-50% पे ग्रो कर रहा है, आरओई का बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है इनका, आरओए तो डबल करने को देख रही है कंपनी, मार्जिन और इंप्रूवमेंट करने का टारगेट है, क्रेडिट कॉस्ट एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करके रखा है कंपनी ने। सो अगर प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का जैसे बोल रहे हैं ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, तो 40% का लोन बुक का ग्रोथ है, उस पर आप पैड ग्रोथ एटलीस्ट 50% का भी एक्सपेक्ट करते हो। मतलब ऑन एन एवरेज वी कुड एक्सपेक्ट की कंपनी यहां से अपना प्रॉफिट डबल कर सकती है एटलीस्ट अगले 2 साल के अंदर। तो ईपीएस ग्रोथ अगर कंपनी का अगर हम लेकर के चले 24-25% के कैगर पे भी आता है तो भी ये बैड डील नहीं है, बिकॉज स्टॉक का अगर आप प्राइस टू बुक देखोगे तो वो 2 से भी कम है, जबकि मैं इसके कॉम्पिटिटर्स को कंपेयर करूं तो सबका प्राइस टू बुक 3.5-4 के आसपास है। सो आई एम नॉट सेइंग कि इसका प्राइस टू बुक भी उतना होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट ये समझ आता है कि ये डील खराब नहीं है। डाउनसाइड क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड लगता है, बिकॉज बिजनेस अच्छा कर रहा है, बिजनेस ओवरऑल अच्छा कर रहा है, ग्रोथ अच्छा है, मार्जिन अच्छे हैं, आरओई के नंबर्स अच्छे हैं। सो यहाँ पे अगर ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो प्राइस टू बुक यहाँ से इसकी रीरेट होनी चाहिए। अब ऑफकोर्स उसको हम ट्रैक करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस है यूग्रो कैपिटल के ऊपर। रिजल्ट अच्छे हैं, आगे का गाइडेंस अच्छा है। FY25 में कंपनी ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ टारगेट कर रही है विद ऑपरेटिंग लेवरेज। सो एक अच्छा डील बनता है करंट लेवल्स के ऊपर, बिकॉज प्राइस टू बुक 2 से भी कम है इस स्टॉक का। बाकी आगे ट्रैक करते रहेंगे कैसे नंबर से डिलीवर करते हैं Q1 के अंदर। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।